उत्तराखंड में अवैध मजारों पर धामी सरकार सख्त, अवैध मजारों को किया जा रहा ध्वस्त। बीजेपी विधायक ने राज्य सरकार की सराहना की। महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक शाम कन्हैया के नाम कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ। देवभूमि में अवैध संपत्ति को छुड़ाने की पहल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तराखंड सरकार को 39 शत्रु संपत्तियों की सूची सौंपी। अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। धर्मनगरी हरिद्वार में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने इसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया। सीएम धामी ने कहा, हर गरीब परिवार को मिलेगा आवास। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे मसूरी। बीजेपी के कार्यक्रम में हुए शामिल। पेयजल पंपिंग योजना का हुआ पूरा काम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में अवैध रूप से बने मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। खासकर वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए इन मजारों को लेकर के सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ शब्दों में कहा है कि अवैध रूप से किए गए इन निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दिया गया। बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने इसके लिए जांच की मांग की है और कहा है कि वो कौन कौन से जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया है। देखिए, जिसके अभिलेख नहीं होंगे, जो अवैध रूप से बनी होंगी, उन सारे मजारों को सरकार के द्वारा अब तक समाप्त कर दिया गया है और मैं समझता हूं जो कुछ बची होंगी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो पहले से मजार हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे मजारों का निर्माण किया गया है और उनको पीड़ा है इस बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध जो मजारें निर्माण हुआ है उन सबको ध्वस्त करेगी। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को महावीर सेवा समिति की तरफ से दशहरा ग्राउंड प्रेमनगर में आयोजित एक शाम कन्हैया के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल और मयूर गुप्ता को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा अपनी गायकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आम जनमानस तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आदर्श चरित्र सदैव मानव जाति के कल्याण के लिए प्रेरणादायी रहा है और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मनुष्य को सदैव निष्काम कर्म के प्रति समर्पित रहने से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में मानव जाति का कल्याण भी निहित है। और वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है
और दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना पुनः जागृत हुई है। वहीं प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आगे सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य इस साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में 69 शत्रु संपत्तियों की सूची सौंपी है। ये शत्रु संपत्तियां राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भगवानपुर, ज्वालापुर और किच्छा में है, जिन पर कब्जा लेने के लिए सभी जिलाधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शत्रु संपत्तियों को लेकर के कहा कि शत्रु संपत्ति का विषय केंद्र सरकार है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय में जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों में शत्रु संपत्ति चिन्हित करके सभी जिलाधिकारियों को सूची भेजी है। यहाँ भी 69 संपत्तियों की सूची दी गई है। जिलाधिकारियों को इनका सर्वे, मूल्यांकन और कब्जेदारों को नोटिस देकर के उस संपत्ति को केंद्र सरकार में निहित कराना है। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, जिसके तहत बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने इसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है, जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उनको जल्द पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है देश के हर गरीब परिवार को अपना घर मिल सके। उस दिशा में हरिद्वार में 528 आवास बना करके दिए जाएंगे और ये बड़ा कदम है। देश की जनता सब समझती है कि आजादी के बाद सिर्फ 8 लाख आवास ही बनाए गए थे, मगर 9 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास बना करके गरीब लोगों को दिए हैं। बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है। पिछली बार भी उत्तराखंड की जनता ने 5 सदस्य सीट बीजेपी को दी थी और इस बार उससे भी बड़े अंतर में 5 सीट बीजेपी ही जीतेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब गरीब परिवार को घर मिलता है तो उनके सपने पूरे होते हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवासों का लोकार्पण भी किया जाएगा। कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फ़र्क साफ है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिलेंगी। देखिए, किसी गरीब आदमी को जब घर मिलता है तो उसके एक सपन, जो उसके स्वप्न होते हैं वो सपन पूरे होते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसका स्वप्न पूरा होता है और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीष देता है और दिल से उनका धन्यवाद करता है। नहीं, हम उन सभी के प्रति आभारी हैं
जिनको घर मिला है, और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारा ये संकल्प है कि और भी जो लोग जो इस श्रेणी में आते हैं, हमारे 1100 से ज़्यादा मकानों का हमने पिछले दिनों यहाँ शिलान्यास किया हुआ है, उनको भी जल्दी पूरा करके उन घरों को भी उन लोगों को देंगे जिनको उनकी जरूरत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में पेयजल पंपिंग योजना के पूरे होने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस बीच कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पक्ष में नारे लगाते हुए कहा कि मसूरी का भागीरथ गणेश जोशी है। बता दें कि मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से केंद्र सरकार से स्वीकृत कराई गई है और आज योजना सफल हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष के लोग इस योजना का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस योजना में 1 इंच का भी काम नहीं किया गया है। इसके साथ ही गणेश जोशी ने मसूरी की जनता से कहा कि मैं अपना अपार समर्थन और सहयोग देकर के 3 बार मसूरी से विधायक बना करके हमें अपना आशीर्वाद दिया है आपने। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी के लोगों और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मसूरी की जनता का मेरे ऊपर जो कर्ज है, जो मेरे ऊपर ऋण है, उसका थोड़ा सा कुछ भाग मैं चुका पाया हूं। मसूरी की जनता ने लगातार 3 बार मुझे यहां से सेवा करने का मौका दिया है। मुझे याद है जब मैं आता था, यहाँ के चाहे होटेलियर्स हों, यहाँ व्यापार मंडल के लोग हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, बार बार कहते थे जोशी जी मसूरी के लिए कुछ पानी की व्यवस्था करें। और एक दिन जब मैंने अखबार पढ़ा, हिमाचल में शिमला में बोर्ड लगा दिए गए थे कि आप लोग मत आइए क्योंकि हमारे होटलों में पानी नहीं है। मैं उस दिन से टेंशन में था। मैंने कहा कि कल मेरी मसूरी में अगर ऐसा हो गया तो विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी मैं क्या करूंगा। और कहते हैं कि अगर आदमी की नीयत ठीक होती है, आदमी की सोच ठीक होती है, तो भगवान रास्ते बना देता है। सौभाग्य से अनिल बलूनी जी जो मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, वो राज्यसभा के सांसद बने। मैंने उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम जो भी रमाडा है, उस टाइम प्लाजा था, क्या कुछ प्लाजा था, वहाँ पर उनको बुलाया और मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने भाई साहब क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक हैं, दिल्ली में आपकी बहुत पकड़ है, योजना बहुत बड़ी है, यहाँ के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देश में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोगों को पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि यह बिल्डिंग सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया। इस दौरान तहसीलदार भी यहां पर शामिल रहे। शासन से हमें निर्देश प्राप्त है कि जितने भी हमारे सरकारी उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, तो वो अतिक्रमण बताया जाने का हमें निर्देश प्राप्त। उसी क्रम में आज हम जल सेंटर धाम में आए। यहाँ पर हमारी अभिलेखों में 6 लोगों की भूमि दर्ज है जो सार्वजनिक रास्ता होती है, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके भवन निर्माण किया गया है। उसे आज हमने पहले भी लगभग 6 महीने पहले हमने इनको नोटिस दिया था कि आप हटा लें, और उसके बाद हम 1.5 महीने बाद फिर आए और थोड़ा सा इनको हमसे समय मांगा था कि हम उसको ध्वस्त कर देंगे, लेकिन आज 3 महीने बाद आने के बाद इनके द्वारा कुछ कार्रवाई की है। लिहाजा आज हम यहाँ पर शासन से हमें निर्देश प्राप्त। उत्तराखंड के लालकुआ में हाईकोर्ट नैनीताल की तरफ से नगीना कॉलोनी लालकुआ से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बाद जिलाधिकारी और एसपी सिटी सरदार हरबंस सिंह हरकत में आए।
आपको बता दें कि डीएम और एसडीएम के नेतृत्व में नगीना कॉलोनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से ब्रीफिंग की कार्रवाई के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह से ही की गई है। नगीना कॉलोनी के लोगों और साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने लगभग 300 से अधिक घरों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही ये भी जानकारी दे दें, धामी सरकार सख्त आदेश दे चुके हैं कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो बहुत पहले से रेलवे ने इनको नोटिसेस दिए हुए थे कि आप नियत समय के अंदर खाली कर लें, और जिस ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जाना है उस पर रेलवे को अपना एक्सपेंशन के लिए कई नई ट्रेनें अनाउंस हुई हैं। इसके लिए इनको एक्सपेंशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। उसी क्रम में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कि भूमि पर अतिक्रमण तो बहुत है, लेकिन चूंकि चरण वाइज होगा और प्रथम चरण में जो अतिक्रमण अभी हटाया जा रहा है उसमें लगभग 84 झोपड़ियाँ के आसपास हैं। 400 मीटर का ये पैच है और इसमें से लगभग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी शहर की स्थापना को 200 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए मसूरी नगरपालिका परिषद की तरफ से द्विशताब्दी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार की शाम को ऐतिहासिक गांधी चौक पर आईटीबीपी के जवानों ने ब्रास बैंड ने प्रस्तुति दी और जिसने सबका मन मोह लिया। परंपरा को जीवित रखने के लिए आईटीबीपी का बैंड वादन कार्यक्रम रखा गया। तो मसूरी में आपको बता दें कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके तहत आपको बता दें कि बुधवार की शाम को ऐतिहासिक गांधी चौक पर आईटीबीपी के जवानों ने ब्रास बैंड के प्रस्तुति दी, जिसमें सबका मन मोह लिया। भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। परंपरा को जीवित रखने के लिए आईटीबीपी का बैंड वादन कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। उत्तराखंड के मसूरी में चोरी की वारदात सामने आई। आपको बता दें कि मसूरी अंबेडकर चौक पर चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़ करके लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए और वहीं चोरी की वारदात की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उत्तराखंड के मसूरी से मामला सामने आया, जहां पर चोरों ने यहां पर चोरी की है और चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुकी है। चोरों ने 3 दुकानों में बताया जा रहा है कि चोरी की है और लाखों का सामान लेकर के यहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल पूरे मामले पर की जा रही है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि चोर यहां से चोरी करके भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल चोरों की पहचान की जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी ने 4 मई को मोटमल्दू के पास एक महिला की हत्याकांड का खुलासा किया था। इस दौरान हत्याकांड के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और मृतका का मोबाइल सहित अन्य सामग्री भी बरामद कर ली गई है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की परचून की दुकान थी और आरोपी 4 मई को दोपहर में महिला से सामान लेने गया था। तो उस समय हत्यारोपी की महिला से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए रात में आरोपी ने महिला के घर में जाकर के उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं मामले में आरोपी से आगे पूछताछ भी की जा रही है। या 4/5 को आपका हुई थी। इसमें आपका क्योंकि आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं था, इसके अलावा सर्विलांस का भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए इसमें जो है आपका पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए। इसमें सत्यापन की कार्रवाई तेज की गई। ये देखा गया कि कोई आदमी यहाँ से मिसिंग तो नहीं है
क्योंकि 1:45 पे इनका दामाद रोहित जब घर में सुबह 5 तारीख को पहुंचा तो उसके द्वारा दिन में जब पहुंचा तो उसके द्वारा देखा गया कि दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। और उसने अंदर जा करके देखा तो वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, घसीटने के निशान थे और बाथरूम में उसको डेड बॉडी मिली थी, गले में फंदा लगा हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा लगातार जब सत्यापन की कार्रवाई की गई तो 9 तारीख से मनोज पुरी मिसिंग था। इसके बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला ये कुछ लोगों के साथ जुआ खेलता है। पुलिस ने उन सब से पूछताछ की। पुलिस ने इसमें देखा जाए तो 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है। तो ये चीज़ निकल के आई कि इसने एक मोबाइल 500 रुपये में गिरवी रखा है। उस मोबाइल को देखा गया तो वो नंदा देवी का मोबाइल था। इससे क्लियर हुआ कि इसके द्वारा ये मोबाइल बेचा गया है। तो इसके आधार पर पुलिस ने मनोज पुरी की ढूंढ तलाश पूरी की। उत्तराखंड के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान और साथ ही इससे संबंधित अधिकारियों को दिए गए लक्ष्य का सापेक्ष शेष कार्य को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधीक्षण अभियंता जल निगम को सभी अधिशासी अभियंताओं के स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए प्रतिदिन हो रहे कार्यों की फोटोग्राफ के साथ विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। साथ ही कार्यों में तेजी न लाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं करते हैं और तो उन्हें उनकी सैलरी पर रोक लगा दी जाएगी। लगभग हमारी 2764 स्कीम्स हैं, उनमें से 18 स्कीम्स को छोड़ के बाकी सारी कंप्लीट होगी और अभी के रिव्यू में 10 to 11 स्कीम्स और क्लियर हो रही हैं। तो 31 मई तक हम ये उम्मीद करें कि हमारे सारे के सारे टेंडर्स हो जाएंगे, सारी योजनाओं पे काम स्टार्ट हो जाएगा। और लगभग 1852 स्कीम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने यही निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी अन्य स्कीम्स को भी कंप्लीट किया जाए और उन्हें विभिन्न एक्सचेंज को नोटिस भी हम लोग सर्व कर रहे हैं और साथ ही लगभग उन्हें टारगेट्स भी दिए गए हैं जल्दी से जल्दी काम करने। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री ने मां यमुना जी की पूजा अर्चना कर देश व प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने रास्ते में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा से संबंधित उनके अनुभवों को भी सुना। इस दौरान यात्रियों ने चारधाम यात्रा में सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कई श्रद्धालुओं की फलाहार देकर के भी मदद की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश विदेश में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, जहां इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी समुचित व्यवस्था की है। देखिए, आज बड़े सौभाग्य से मुझे ये की दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बाकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। इससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा जो है यमुनोत्री धाम के प्रति है। आज मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मंदिर कमेटी के लोगों से भी मुलाकात हुई और मंदिर कमेटी के लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर मांगी है, जिसको लेकर आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रही। पर्यटन मंत्री जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करूंगी कि महिलाओं के लिए चाहे वो चेंजिंग रूम हो या टॉयलेट्स हो, ये यहाँ पर बने और कुछ व्यवस्थाएं जो यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर हो। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी यह गौर करने वाली बात है कि यात्रा निर्बाध तरीके से चल रही है। राजधानी देहरादून के तहसील विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि देहरादून जनपद की डीएम सोनिका के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने ग्राम पंचायत आदुवाला ने शिमला बाईपास हाईवे से लगती हुई लगभग
2.5 बीघा जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से कब्जा मुक्त करा करके ग्राम पंचायत की जमीन को सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ग्राम प्रधान ने डीएम से शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत की जमीन पर भूमाफियाओं की तरफ से लगभग 10 बीघा भूमि पर भूमाफिया की तरफ से कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद डीएम ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन ने भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। आज तहसीलदार महोदय के दिशा निर्देश पे ग्राम पंचायत आदूवाला में ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा छुड़ाया गया, जिस पे कब्जा था तो वो प्रधान जी को सुपुर्द कर दिया जी। मैम लगभग कितनी भूमि होगी? लगभग होगी 2-4 वर्ग मीटर। मैम जैसा कि प्रधानों द्वारा कंप्लेन की गई, उसमें लगभग 10 बीघा भूमि बताई गई है, बाकी अभी है उसमें पैमाइश होने की? हाँ, कुछ और भूमि है जो चिन्हित की जा रही है, तो उसमें कार्रवाई आगे होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लालकुआ हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के लालकुआ स्थित नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब 4000 लोगों के अवैध कब्जे किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व साथ ही न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कब्जाधारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद गुरुवार को रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत रेलवे प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं प्रशासन का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देवभूमि उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि 25 मई से 28 मई तक G20 के प्रतिनिधि मुनि की रेती में बैठक करेंगे। आपको बता दें इससे पहले परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी दी है। डीजीपी ने कहा है कि बैठक की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर लिया जाए ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। G20 की बैठक के मद्देनजर डीजीपी अशोक कुमार ने तीनों जिलों के कप्तानों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने यातायात को लेकर के भी विशेष प्रबंध करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में देवभूमि की बेहतर छवि के लिए मेहमानों को अच्छा माहौल मिलना जरूरी है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। देश को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली है और इसी के तहत देश भर में G20 की कई बैठकें हो रही हैं। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड को भी G20 की 3 बैठकें मिली हैं, जिसमें से एक बैठक रामनगर में हो चुकी है तो दूसरी नरेंद्र नगर में होने जा रही है। और इन्हीं बैठकों की तैयारियों को लेकर के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि G20 की नरेंद्र नगर में बैठक होने जा रही है और इसी को लेकर के मैंने अपने विभागों की समीक्षा बैठक भी की है। और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेरे विभाग की 6 निकाय उस रूट में पड़ेंगे जहां पर G20 बैठकें होने जा रही हैं और इन सभी निकायों में हम किसी ना किसी तरह से काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं पर गौशाला बनाई जा रही है तो कहीं पर बिजली का काम भी किया जा रहा है। पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि G20 की दूसरी बैठक को लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां चल रही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रूट पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नैनगर है और तपोवन है। इन 6 के 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है और उसी प्रकार से कुछ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। लगभग आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।